पाकिस्तान के हमसाये में एक और जंग जो है वो लंबी होती चली जा रही है और पाकिस्तान जो है वो ईरान पर इज़राइल और अमेरिका के हमले के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उससे पूरी दुनिया को निकालने के लिए अपनी सफारती कोशिशों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान के अंदर और बाहर बहुत सी अहम डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही हैं, पूरी दुनिया इनको देख रही है और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो सिर्फ ईरान पे नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी हैं। अब पाकिस्तान जो है वो हमेशा से इस खित्ते में जो भी जंग शुरू होती है, अमेरिका की तरफ से आमतौर पे ज़्यादातर जंगें शुरू की जाती हैं, पाकिस्तान उसका एक विक्टिम बन के सामने आता है। तो इसीलिए आज हम ये जो खुसूसी प्रोग्राम है इसमें ये जो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इज़राइल की जो नई जंग है इसके पाकिस्तान पे असरात का जायज़ा लेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, तारीख़ी तनाज़र में, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरा खित्ता जो है वो इस जंग की वजह से डिस्टेबलाइजेशन का शिकार हो सकता है। आपने इस जंग में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबान से बहुत से अल्फाज सुने हैं, रेजीम चेंज, और फिर वो कहते हैं कि मार्को रूबियो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, वो कहते हैं कि ईरान की जो रजीम है ये टेररिस्ट रजीम है, और जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं जो कि वज़ीर जंग भी उनको कहा जाता है, पीट हेग्सेथ, वो जो हैं कहते हैं जी कि ईरान जो है ये एक्सेस ऑफ ईवल का हिस्सा है। तो ये रोग स्टेट, एक्सेस ऑफ ईवल, टेररिज्म, इसके अलावा ईरान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं, सो कॉल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, उसका भी जिक्र आ रहा है। ट्रंप कहते हैं जनाब कि हम इनके जो एटमी हथियार हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं ये आप सुन रहे हैं। आप में से बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हमने ये अल्फाज पहली दफ़ा नहीं सुने। हमेशा जब भी अमेरिका इस खित्ते में कोई भी जंग शुरू करता है, मिडल ईस्ट में या साउथ एशिया में, तो आप सुनते हैं वॉर अगेंस्ट टेरर, आप सुनते हैं एक्सेस ऑफ ईवल, रोग स्टेट, एटमी हथियारों का ख़ात्मा और इस तरह के बहुत से दीगर अल्फाज आप सुनते हैं। तो मैं आज आपको जो गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा वो अपना बतौर एक सहाफ़ी के जो तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उसको सामने रखूँगा और आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। बताऊँगा आपको कि ये जो आजकल अमेरिका की तरफ से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जनाब ये हमने ईरान जो है उस पर हमला इसलिए किया है कि ईरान जो है वो जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करता है, जी एक दहशतगर्द रियासत है, रोग स्टेट है, एक्सेस ऑफ ईवल का हिस्सा है, उसके एटमी हथियार आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। आपने सुना मार्को रूबियो बार बार कह रहे हैं कि जनाब अगर हम ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म ना करते तो वो इज़राइल पर एटमी हमला कर देता। अभी तक इनमें से किसी ने जो इज़राइल के एटमी हथियार हैं, जो इज़राइल का एटमी प्रोग्राम है, उसका जिक्र ही नहीं किया। तो हम आपको आज बताएंगे कि हमने 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और मैंने उस हमले को कई साल तक बहुत करीब से देखा, अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर जो ऑपरेशन हो रहे थे जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा था, उसको हमने कवर किया। फिर अमेरिका ने ऐसी ही एक जंग इराक़ में भी शुरू कर दी 2003 में, और उस वक्त भी जब अमेरिकी फ़ौज बगदाद में दाखिल हुई और सद्दाम हुसैन की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, सद्दाम हुसैन बगदाद से भाग गए, तो उस वक्त भी इत्फाक से मैं बगदाद में मौजूद था। और फिर हमने बाद में कई दिन तक इराक़ में रहकर जो अमेरिका की जंग थी जिसका मकसद वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को तलाश करना था, उसको हमने बहुत करीब से देखा। तो अब अमेरिका जो है वो इसी किस्म का नैरेटिव जो है वो ईरान के बारे में भी पेश कर रहा है। तो ज़रा मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में, अपने तजर्बात की रोशनी में ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो अफ़गानिस्तान में और इराक़ में जो अमेरिका की जंग थी, क्या अमेरिका उस जंग के मकासद हासिल कर सका, और अगर अमेरिका वो मकासद हासिल नहीं कर सका तो क्या सोच कर अमेरिका ने ईरान पर भी हमला कर दिया। और अब सुना जा रहा है कि जी वो वहाँ पर भी अपने जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, ज़मीनी फ़ौज है, उसको उतारना चाहता है। तो अगर अमेरिका ईरान में अपनी ज़मीनी फ़ौज उतार देता है तो उसके क्या
नताइज सामने आ सकते हैं। यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है, ये समझना भी ज़रूरी है, जो पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, लेकिन आप सबको भी पता होना चाहिए कि जो वियतनाम में अमेरिका की इंतहाई शर्मनाक और इबरतनाक शिकस्त थी, उसके बाद तो अमेरिका को कभी भी ना तो अफ़गानिस्तान पर हमला करना चाहिए था और ना ही इराक़ पर हमला करना चाहिए था और ना ही वेनेज़ुएला की तरफ जाना चाहिए था, ना ही ईरान का रुख करना चाहिए था। लेकिन अमेरिका बार बार ये किसी ना किसी मुल्क पर हमला कर देता है। इसकी वजह क्या है, क्यों करता है? देखें, जो वियतनाम है वहाँ पर 20 साल तक अमेरिकी फ़ौज उलझी रही, 1955 से लेके और 1975 तक, और तकरीबन 65,000 से लेके 68,000 के दरमियान अमेरिकी फ़ौजी वहाँ पे मारे गए। 68,000 तो उनकी ऑफिशियल फिगर है, लेकिन बाज़ जो हिस्टोरियंस हैं उनका ख्याल है कि अमेरिका के जो फ़ौजियों का नुकसान है वो इससे ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत से जो अमेरिका के जो सिविलियंस थे वो भी वहाँ पे मारे गए। वियतनाम की जो जंग है उसमें अमेरिका अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, और उस वक्त दुनिया जो है उसमें 2 सुपर पावर्स थी। एक सुपर पावर अमेरिका थी और एक सोवियत यूनियन था। और जब 1975 में अमेरिका जो है वो बहुत ही ज़लील ख्वार होकर उसको वियतनाम से निकलना पड़ा, तो उससे जो सोवियत यूनियन है उसके हौसले बुलंद हुए, और कुछ अरसे के बाद दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन की फ़ौज जो है वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गई। हालांकि सोवियत यूनियन को चाहिए था कि जो अमेरिका का जो अंजाम हुआ है वियतनाम में, उसके बाद वो अफ़गानिस्तान में फ़ौज दाखिल करने की गलती ना करता। लेकिन हमने देखा कि जो सोवियत आर्मी है वो रूसी टैंकों पर बैठ के और अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई, और यकीनन उससे पाकिस्तान की सलामती के लिए भी ख़तरात पैदा हुए। और उस वक्त 1979 में पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल-हक़ की हुकूमत थी। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने जो अमेरिका के सदर हैं जिमी कार्टर, उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और उसमें चार्ली विल्सन थे जो अमेरिका के एक सेनेटर थे, वो पाकिस्तान के दौरे पे आई, उनकी जनरल ज़िया-उल-हक़ से मुलाकात हुई, और फिर ये फ़ैसला हुआ कि CIA और ISI मिलकर तो अफ़गानिस्तान में जो सोवियत आर्मी है उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और फिर पाकिस्तान ने ये काम किया, और पाकिस्तान जो है वो कई साल तक इसमें उलझा रहा। इसके पाकिस्तान पे बहुत से असरात मुरतब हुए, नेगेटिव असरात मुरतब हुए, उसका ज़िक्र हम बाद में करते हैं। तो ये जो अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार था, इससे जनरल ज़िया-उल-हक़ को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि अमेरिका जो है उसने उनकी हमायत जारी रखी। पाकिस्तान में जो बहाली जमहूरियत की तहरीक चल रही थी उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी, ना अमेरिका ने दी, ना ही बाकी यूरोपियन ममालिक ने दी। और आखिरकार फिर पाकिस्तान की जो भरपूर हमायत थी अफ़गान मुज़ाहमतकारों के लिए, उसके नतीजे में फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सोवियत यूनियन है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और फिर 1989 में सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से ज़लील ख्वार होके निकलना पड़ा। अब इसको बहुत से जो आज के जो अफ़गान लीडर हैं वो कहते हैं जी कि हमने जनाब देखें, हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, हमने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया। उसमें वो ये जिक्र नहीं करते कि इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार था और अमेरिका का क्या किरदार था। तो इसके बाद जब सोवियत यूनियन जो है वो न सिर्फ उसको शिकस्त से दो चार होना पड़ा अफ़गानिस्तान में, बल्कि 1, 2, 3 साल के अंदर अंदर सोवियत यूनियन टूट के बिखर गया। और ये बहुत सी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं आज आपको नज़र आती हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ये सारी रियासतें बन गई। रूस जो है वो एक अलग मुल्क के तौर पे बन गया, लेकिन रूस के पास क्योंकि एटमी हथियार थे, इसलिए रूस अभी तक एक मजबूत मुल्क है और अमेरिका उसको अपने लिए एक अभी भी थ्रेट समझता है। लेकिन ये जो कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन है, इसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि जो इराक़ का सदर था सद्दाम हुसैन, उसने कुवैत पर हमला कर दिया 1990 में। और जब उसने कुवैत पर हमला किया तो उस हमले के नतीजे में कुछ ऐसी मशरिक़ वस्ता में डेवलपमेंट्स हुई कि अमेरिका जो है उसको वहाँ पर अपने कदम जमाने का मौका मिल गया। अमेरिका जो है जनाब वो पहले तो सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करता था ईरान के ख़िलाफ़, जो कई साल तक ईरान की
और इराक़ की जंग चलती रही, तो उसमें जो अमेरिका था वो इराक़ के साथ था और सद्दाम हुसैन को वो सपोर्ट करता रहा। और उसी जो अमेरिका की सपोर्ट है उससे सद्दाम हुसैन की फ़ौजी ताकत में इजाफा हुआ और उसने एक मुस्लिम मुल्क कुवैत पर हमला कर दिया। तो कुवैत पे जो सद्दाम हुसैन का हमला था उससे जो दीगर अरब ममालिक थे, गल्फ़ कंट्रीज़ थे, उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ और फिर उन्होंने अमेरिका को वहाँ पर फ़ौजी अड्डे कायम करने की इजाज़त दे दी। तो जो सद्दाम हुसैन का कुवैत पर हमला था उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को हुआ। उसने सऊदी अरब में, कुवैत में, ओमान में, कतर में, बहरीन में, जॉर्डन में, यहाँ पर उसने अपने फ़ौजी अड्डे कायम कर लिए। ये जो अमेरिका के यहाँ पर ख़ित्ते में फ़ौजी अड्डे कायम हुए, इन फ़ौजी अड्डे कायम होने की वजह से अल-कायदा ने जन्म लिया। वैसे तो अल-कायदा जो है वो 1989 में ही उसका कागज़ी तौर पे एक वजूद जो है वो सामने आ चुका था, लेकिन वो इतनी एक्टिव नहीं थी।